Hello students, welcome back in next video of accounting equation. बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में बेसिकली हमें कितने टाइप की ट्रांजैक्शंस को डील करना होता है, राइट? आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर उन वेरियस टाइप की जो ट्रांजैक्शंस हमने सीखी थी उन सभी टाइप की ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम वन बाय वन ट्रांजैक्शंस को अज्यूम करते जाएंगे। हमने आपको याद होगा कि एक एग्जाम्पल लिया था बेस्ट बेकरी का। वी विल टेक द सेम एग्जाम्पल बेस्ट बेकरी एंड बेस्ट बेकरी का ही एग्जाम्पल लेकर हम वन बाय वन सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को नोट करते जाएंगे। एंड इट इज अ हम्बल सजेशन टू यू ऑल कि प्लीज वीडियो में जो जो ट्रांजैक्शंस मैं बोलता जा रहा हूं आप प्लीज उनको सुनकर वीडियो को पॉज कीजिए और उन ट्रांजैक्शंस को नोट कर लीजिए, क्योंकि बच्चे जो ट्रांजैक्शंस इन क्वेश्चंस में मैं क्रिएट करने जा रहा हूं आप अगर उन सभी ट्रांजैक्शंस को सही ढंग से समझ लेंगे, उनका मीनिंग, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन यदि आप समझ लेंगे तो आपको इसके बाद कोई और एडिशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं रह जाएगी। उसके बाद आप अपनी बुक के जब क्वेश्चंस को खुद डील करना स्टार्ट करेंगे यू विल फाइंड ऑल ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस एब्सोल्युटली इजियर फॉर यू। इज दैट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहां तक हम ऑलरेडी बात को समझ चुके हैं। इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने बात यहां भी डिस्कस की थी कि हमारे पास कितने टाइप की सिचुएशंस, कितनी यानी कि कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस हम डील कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली आपको अकाउंटिंग इक्वेशन डील करते समय सबसे पहले यह समझना है कि जिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में या बुक्स ऑफ अकाउंट के जर्नल्स में, लेजर्स में, सब्सिडरी जर्नल्स में कहीं भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेसिकली कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उसको सबसे पहले आपने पहचानना है एज अ कैश ट्रांजैक्शन और एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब जब आप एज अ कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप किसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ प्लीज पे अटेंशन व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। यह बात अगर आपको बेटे समझ आ गई, अच्छी तरह से समझ आ गई, तो एक बात आप क्लियरली समझ लीजिए कि अकाउंटेंसी आपके लिए इतनी ही ज्यादा इजी हो जाएगी जैसे 2 + 2 4। सो बी अटेंटिव नाउ। बेटा जब भी आप किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, किसी भी ट्रांजैक्शन को जिसको आप पार्टली या फुल्ली फाइनेंशियल कंसीडर कर सकते हैं, उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने के लिए सबसे पहले आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेट करना है। यू विल ऑब्जर्व सेम ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप इस चीज में थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूं। देखिए, बाई चांस आप एक शॉप पर जाते हैं, वहां से आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके उस प्रोडक्ट को आपने परचेज किया। जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करके परचेज किया, करेक्ट, उस प्रोडक्ट को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेट से आपने एक शर्ट बाय की, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा जाएगा तो आपके पास शर्ट आई, पैसे गए, करेक्ट। लेकिन उसी ट्रांजैक्शन को एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो बिजनेस के पास से शर्ट गई और उसकी पेमेंट यानी पैसे आई। कभी भी अकाउंटेंसी में तीन ही पार्टियां होती है बेटा। फर्स्ट पार्टी यानी बिजनेस इटसेल्फ, सेकेंड पार्टी यानी ओनर्स, और थर्ड पार्टी यानी एवरीबडी एल्स देन ओनर्स। अब अगर उस बिजनेस का अकाउंटेंट जिससे आपने शर्ट परचेज की, उस बिजनेस का अकाउंटेंट
जिससे आपने शर्ट परचेज की, अगर वो अकाउंटेंट सेम ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व करेगा तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करेगा, तो वो ये देखेगा कि बिजनेस के पास जो गुड्स, मर्केंडाइज या कमोडिटीज जिनको उस बिजनेस ने बेचकर पैसे कमाने हैं, उनमें से, उन गुड्स में से, स्टॉक में से, इन्वेंट्री में से, मर्केंडाइज में से एक शर्ट गई और उसकी पेमेंट आई। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये बात आपको समझनी होगी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कौन रहेगा। सो आपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करना है ट्रांजैक्शंस को? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने आप को बिजनेस के अकाउंटेंट अज्यूम करके हर ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व करोगे, अंडरस्टैंड करोगे और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसाइड करोगे। अब बात करते हैं अगली। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद दूसरी चीज जो समझनी है वो ये कि बेटा कोई भी ट्रांजैक्शन का मतलब है ट्रांसएक्शन। बिजनेस किसी भी पार्टली या फुल्ली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अगर एंटर करेगा तो बिजनेस एक तरफ कुछ ना कुछ रिसीव करेगा, दूसरी तरफ कुछ ना कुछ देगा। यानी कि इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन बिजनेस विल बी रिसीवर ऑफ समथिंग एंड गिवर ऑफ समथिंग। अब यहां पर एक बात और समझने वाली बात देखिए, क्या बेटा एक बात बताइए, यदि बिजनेस एक फुल्ली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर होता है, बिजनेस ने आपका, जिसका हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में, बेस्ट बेकरी, राइट? अब आपकी बेस्ट बेकरी जो है उसके ऑनर आप, बेस्ट बेकरी इज बिजनेस एंड एवरीबडी एल्स, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे कस्टमर है, चाहे सप्लायर है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे एनीबडी एल्स, सब थर्ड पार्टी है। तो बेस्ट बेकरी के अकाउंटिंग इक्वेशन करते समय आप हर एक ट्रांजैक्शन को बेस्ट बेकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। अब बेस्ट बेकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व करोगे तो सवाल यह खड़ा होता है बच्चे कि जो फुल्ली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें तो बेस्ट बेकरी ऑन वन हैंड कुछ ना कुछ रिसीव करेगी, ऑन अदर हैंड कुछ ना कुछ देगी। लेकिन जो पार्टली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें, करेक्ट, उसमें तो या आप सिर्फ कुछ दे रहे हो या सिर्फ कुछ ले रहे हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है यहां पे, तो मैं इन दोनों चीजों को थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूं। यस, इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन बिजनेस विल हैव टू परफॉर्म टू रोल्स, और उसके उन दोनों एस्पेक्ट्स को आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे। ऑन वन हैंड बिजनेस विल बी रिसीवर ऑफ समथिंग, ऑन अदर हैंड बिजनेस विल बी गिवर ऑफ समथिंग। जैसे एक फुल्ली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से बिजनेस ने 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की। सो बिजनेस इज रिसीवर ऑफ मशीनरी एंड गिवर ऑफ कैश। बिजनेस ने 1 लाख रुपए की मशीन परचेज की जिसमें 10,000 रुपए कैश पे किए, 90,000 का लोन करवाया है। तो यह भी फुल्ली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसमें ऑन वन हैंड बिजनेस इज रिसीवर ऑफ मशीनरी वर्थ ₹1 लाख, गिवर ऑफ कैश 10,000 एंड बाकी के 90,000 उसने दिए नहीं है, देने बाकी है, जिसके लिए बिजनेस के सिर पर 90,000 का कर्जा चढ़ जाएगा उस लोन का, राइट? तो हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो फुली फाइनेंशियल है उसमें तो क्या आया क्या गया वो साफ साफ नजर आ जाता है। बट जो ट्रांजैक्शन फुल्ली फाइनेंशियल नहीं है, पार्टली फाइनेंशियल है, गुड्स स्टोलन, गुड्स लॉस्ट इन फायर, चैरिटी गिवन, अब इसमें ये पार्टली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, राइट? इसमें बिजनेस की जेब से गुड्स गई, पैसे गए, या आग लग गई, उसमें गुड्स जल गई, बट आया क्या? कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर गुड्स चोरी हुई है तो बिजनेस के पास से गुड्स गई और बिजनेस के खाते में उन गुड्स की जितनी कॉस्ट की गुड्स हमारी चोरी हुई है उतने का लॉस ड्यू टू थेफ्ट आया, करेक्ट? आपने यदि 5,000 रुपए चैरिटी कर दी, राइट? तो आपकी जेब से, बिजनेस की जेब से, आई मीन टू से,
5,000 रुपए गए, और उसके बदले जो दूसरा अकाउंट होगा वो होगा चैरिटी अकाउंट, करेक्ट? चैरिटी अकाउंट अफेक्ट होगा दूसरा, यानी कि आपकी जेब से कैश जाएगा, कैश में इफेक्ट आएगा, और दूसरा चैरिटी अकाउंट में इफेक्ट आएगा। बात समझ आ गई? इसके अलावा थर्ड एग्जांपल हमने लिया था गुड लॉस्ट इन फायर, आई गेस ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है जी। सो पार्टली या फुल्ली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बेटा ये बात आप ध्यान रखिए कि बिजनेस विल परफॉर्म एट लीस्ट 2 रोल्स, 2 से ज्यादा रोल परफॉर्म कर सकता है। खैर, नेक्स्ट चीज जो ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व करते समय तुमने ध्यान में रखनी है, आपको यह तो क्लियर हो गया कि हर एक फाइनेंशियल पार्टली या फुल्ली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ऑन वन हैंड बिजनेस इज गोइंग टू रिसीव समथिंग और गिव समथिंग। अब कैश या क्रेडिट की पहचान क्या है? अगर किसी ट्रांजैक्शन में बिजनेस ने जो लेना है और जो देना है वो प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम पर ले लिया और दे दिया, तो उस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे कैश ट्रांजैक्शन। इसमें भी एक पॉइंट समझ लेने वाला है बेटे। कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं पॉइंट बेस्ड और कुछ होती है ड्यूरेशन बेस्ड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पॉइंट बेस्ड एंड ड्यूरेशन बेस्ड। इस चीज को मैं यहां पर लिखने लगा हूं, आपने प्लीज नोट कर लेना है इसको। पॉइंट बेस्ड, ड्यूरेशन बेस्ड। हां जी। अच्छा बेटे, अगर आपकी बेकरी में कोई कस्टमर आता है, आपसे ब्रेड खरीदता है, आपको पैसे दे देता है, तो ब्रेड देने और पेमेंट लेने का जो फिक्स पॉइंट है ना, राइट? अच्छा, आपकी बेकरी में जो वर्कर जॉब कर रहे हैं उसकी जो सैलरी है उसका एक पॉइंट है कि हर महीने लेट से हम 5 तारीख को एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। अब यहां पर सैलरी जब आपने देनी है, जब आपने अपनी बेकरी का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, राइट? तो बेटे उसमें ठीक है, पेमेंट देने का एक पॉइंट है, जैसे सैलरी 5 तारीख को देनी है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर 2 महीने बाद आता है, और हर 2 महीने बाद 10 तारीख जो आती है, यानी बाय मंथली 10th ऑफ एवरी बाय मंथ, हर 2 महीने बाद जो 10 तारीख आती है वो आपकी फिक्स डेट है जब आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता है। बात समझ आई? अब मुझे ये बताइए कि यदि बच्चे आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने के लिए 2 महीने बाद 10 तारीख फिक्स है, तो यहां पर आपने यानी आपके बिजनेस ने, बेस्ट बेकरी ने 2 काम करने। एक, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करनी है, जो एक ड्यूरेशन बेस्ड ट्रांजैक्शन है, 2 महीने तक रेगुलर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है, लेकिन उसकी पेमेंट का जो पॉइंट है वो फिक्स है, हर 2 महीने बाद 10 तारीख। चलिए अब आपके एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर आ जाइए। जो आपके एम्प्लॉय हैं उनसे आपने जो सैलरी उनको देनी है उसके बदले उनसे काम लेना है, उनकी सर्विस लेनी है, राइट? अब जो आपने काम लेना है वो तो पूरे महीने भर लेना है, 1 तारीख से 30 तारीख तक या 31 तारीख तक, लेकिन सैलरी देने की एक फिक्स डेट 5 तारीख। मतलब ये कि अगर आपने जनवरी एंड फरवरी का इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे करना है, तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक 2 महीने में आपने जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की उसका बिल आपने 10 मार्च तक देना है। सिमिलरली जो आपका एम्प्लॉय है उसने 1 जनवरी से 31 जनवरी या 1 फरवरी से 28 या 29 फरवरी तक या 1 मार्च से 31 मार्च या 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, उसने पूरा महीना
आपको सर्विस देनी, यानी पूरा महीना आप सर्विस लेते रहोगे, करेक्ट। और पूरे महीने भर सर्विस लेने के बाद एक फिक्स डेट 5 तारीख को, यानी कि जनवरी की सैलरी आप 5 फरवरी को दोगे, फरवरी की सैलरी आप 5 मार्च को दोगे, मार्च की सैलरी आप 5 अप्रैल को दोगे, अप्रैल की सैलरी आप 5 मई को दोगे। तो आपका ऐसी जो ट्रांजेक्शन्स होती है ना बेटा, जिसमें आपका सर्टन सर्विसेज या सर्टन बेनिफिट्स लेने का जो प्रोसेस है वो एक ड्यूरेशन के लिए चलता है, करेक्ट, लेकिन उसकी पेमेंट का एक पॉइंट होता है, उनको हम कहेंगे ड्यूरेशन बेस्ड ट्रांजेक्शन्स, ठीक। और जिसमें जैसे मशीनरी खरीदी, मशीनरी ले ली, अब मशीनरी रिसीव करने की कोई हमारी ड्यूरेशन चलेगी कि चलो जी अब मशीन लेनी है तो 1 महीना मशीन आती रहेगी, आज एक पार्ट आएगा, फिर एक पार्ट आएगा, फिर एक पार्ट, 1 महीने में पूरी मशीन असेंबल होगी हमारे पास। ऐसा तो नहीं है। आप एक नई कार खरीदेंगे तो पहले उसके टायर आ जाएंगे, फिर उसका बॉडी आ जाएगी, फिर इंजन आ जाएगा, फिर गियर बॉक्स आ जाएगा, फिर हमारे यहां पर उसको असेंबल किया जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें जो लेना है और जो देना है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर डन हो जाएगा, करेक्ट, वो है पॉइंट बेस्ड ट्रांजेक्शन। और जिस ट्रांजेक्शन में जो लेना है और जो देना है वो एक ड्यूरेशन बेस्ड है, राइट, लेकिन उसकी कॉस्ट, उसकी पेमेंट वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दी जाती है, वो फिक्स होता है, ठीक। तो यहां पर अब आपको कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को सही ढंग से समझने के लिए ये पॉइंट समझ लेना जरूरी है। अब देखिए, जो तो पॉइंट बेस्ड ट्रांजेक्शन है उसमें द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आर्टिकल्स और मॉनिटरी वर्थ इज रिसीव्ड एंड इट्स कॉस्ट इज पेड, आर्टिकल और मॉनिटरी वर्थ इज रिसीव्ड एंड इट्स कॉस्ट इज पेड, राइट, उसको हम कहेंगे कैश ट्रांजेक्शन। और ड्यूरेशन बेस्ड में whatever benefit or services or article is receivable or givable for a duration, this duration is completed as per norms, जो भी उसकी norms हैं, डील की norms हैं, right, it is done as per norms। और as per norms जो चीज हमने डन की है उसमें आगे की जो समझने वाली बात है ये है कि जो गुड्स, सर्विसेज या मॉनिटरी वर्थ का गिव एंड टेक का जो ड्यूरेशन है वो टास्क एज पर ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ, और उसकी जो पेमेंट का टास्क है वो भी एज पर डिसाइडेड पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ऑल्सो डन, तो वो ट्रांजेक्शन कैश है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे वर्कर ने 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरा 1 महीना अपनी ड्यूटी की, हमने उसकी सर्विसेज पूरे 1 महीना कंज्यूम की, और उसके बाद एज पर टर्म्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन की टर्म्स क्या है, वो 1 से 31 तक या 1 से 30 तक पूरे महीना हमारा वर्कर हमारे लिए काम करेगा, और उस पूरे महीने की सैलरी हम नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को पे कर देंगे, ठीक। तो यदि वर्कर ने एज पर स्केड्यूल, जो स्केड्यूल उस ट्रांजेक्शन का फिक्स्ड है, ड्यूरेशन फिक्स्ड है, एज पर ड्यूरेशन whatever benefits, whatever worth of money is to be received is received, and the cost of such monetary worth or services are paid or is paid on point of time, transaction is cash। ठीक है बच्चे, सो इस पॉइंट में आपको क्या बात समझ आ गई, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में सबसे पहले हमने कैश ट्रांजेक्शन की बात करी। कैश ट्रांजेक्शन में व्हाट इज टू बी गिवन, व्हाट इज टू बी टेकन इफ डन एज पर स्केड्यूल। पॉइंट बेस्ड ट्रांजेक्शन का स्केड्यूल क्या है, जिस पॉइंट पर आप आज हलवाई की दुकान पर जाते हो, मिठाई खरीदते हो, उसका डब्बा लेते हो, डब्बा ले लिया, पैसे दे दिए, करेक्ट। आपकी बेस्ट बेकरी में कोई कस्टमर आता है, वो आपको पेस्ट्रीज का एक डब्बा पैक करने के लिए देता है, आपने वो डब्बा पैक करके उसको दे दिया, उसकी पेमेंट ले ली, ट्रांजेक्शन इज कैश। ये पॉइंट बेस्ड ट्रांजेक्शन है,
राइट। और ड्यूरेशन बेस्ड ट्रांजेक्शन में यदि आपने जो ड्यूरेशन फिक्स है उसके स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली जो देना है दे दिया, जो लेना है ले लिया, और अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल ही उसका जो पेमेंट का स्केड्यूल है वो पॉइंट जो फिक्स किया गया कि इस ट्रांजेक्शन की पेमेंट का ये टाइम फिक्स है, और उस फिक्स टाइम के अकॉर्डिंगली अगर पेमेंट का गिव एंड टेक भी हो गया तो वो ट्रांजेक्शन कैश है। तो कैश ट्रांजेक्शन आपको समझ आ गई। अ ट्रांजेक्शन इज सेड टू बी कैश इफ whatever money or monetary worth is given or taken as per schedule of transaction, यानी हर एक ट्रांजेक्शन का एक फिक्स स्केड्यूल होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यदि किसी एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर ये कहते हैं कि ड्यू टू क्राइसिस हम आपको 2 महीने लगातार सैलरी नहीं दे सकते, हम आपको 2 महीने बाद थर्ड मंथ में आपको 3 महीने की सैलरी इकट्ठी दे देंगे, राइट। तो अब लेट्स से जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 मंथ्स की सैलरी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर इकट्ठी पे कर रहा है, ठीक। तो अब इस सैलरी में आपको जो बात समझने वाली है, इसमें कैश पार्ट कौन सा है और क्रेडिट पार्ट कौन सा है। बेटे जनवरी की जो एज पर स्केड्यूल एम्प्लॉय की सर्विसेज लेनी थी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, और उसकी सैलरी देनी थी 5 फरवरी। 5 फरवरी को आपने सैलरी नहीं दी। चलिए फरवरी में आपने एम्प्लॉय की सर्विसेज लेनी थी 1 फरवरी से 28 या 29 फरवरी तक, वो अकॉर्डिंगली आपने रिसीव कर ली, और उसकी सैलरी देनी थी 5 मार्च को, वो हमने 5 मार्च को नहीं दी, ठीक। तो जनवरी एंड फरवरी इन दोनों मंथ की जो स्टाफ की सैलरी है, एम्प्लॉय की सैलरी है, उसको हम कहेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब 1 मार्च से 31 मार्च तक एम्प्लॉय ने जो काम किया उसकी सैलरी हमने देनी थी 5 अप्रैल तक। 5 अप्रैल को हमने 3 पेमेंटें दी उसको, जनवरी की पेमेंट, फरवरी की पेमेंट एंड मार्च की पेमेंट। अब ये जो 3 पेमेंट्स हमने दी ना बेटे, उन 3 पेमेंट्स के लिए हमें क्या करना होगा, मार्च की पेमेंट को तो हम मानेंगे कैश ट्रांजैक्शन, मार्च की पेमेंट होगी कैश ट्रांजैक्शन, और जनवरी और फरवरी की जो सैलरी पे कर रहे हैं वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको समझाता हूं। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जब आपका एम्प्लॉय 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जब आपका एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी पूरी कर देगा, तो आप 5 फरवरी को या तो उसको सैलरी पे कर दोगे 5 फरवरी तक, या 5 फरवरी को आपको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, जैसे यहां आप अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे ना, तो उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड में 5 फरवरी को आपको लिखना होगा कि जनवरी मंथ की सैलरी एज एक्सपेंस इतने रुपए हैं। लेट से आपका एम्प्लॉय 10,000 सैलरी लेता है, तो आप जनवरी के एक्सपेंसेस में 10,000 रुपए सैलरी एक्सपेंस ऐड कर दोगे कि 10,000 रुपए सैलरी का खर्चा हो गया। लेकिन वो पैसे क्योंकि अभी कैश नहीं गए ना, अभी वो कैश नहीं गए, इसलिए वो 10,000 रुपए आप 5 फरवरी को जनवरी की सैलरी अपने सिर पर एम्प्लॉय का कर्जा यानी लायबिलिटी, उसके लिए यहां पर लायबिलिटीज में ना एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय को आपका क्रेडिटर रिप्रेजेंट करता हुआ एक कॉलम ओपन करेंगे, वहां पर रिकॉर्ड में लिखेंगे कि हमारे सिर पर एम्प्लॉय का कर्जा जनवरी मंथ की सैलरी 10,000 रुपए चढ़ गया। सिमिलरली फेब में 1 से 28 या 29 फरवरी तक जब एम्प्लॉय हमारे लिए पूरी ड्यूटी कर देगा, तो हमने जो एम्प्लॉय से लेना था वो तो ले चुके, अब जो हमने एम्प्लॉय को देना था उसकी सैलरी 5 मार्च को वो हमने नहीं दी, तो 5 मार्च को हम 10,000 रुपए फरवरी की सैलरी का एक्सपेंस हम अपने रिकॉर्ड में लिखेंगे, एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट लिखेंगे कि ये 10,000 रुपए हमारे सिर पर एम्प्लॉय का कर्जा हो गया, यानी कि अब हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली जनवरी की सैलरी एक्सपेंस 10,000,
हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली फरवरी का सैलरी एक्सपेंस 10,000 और दोनों मंथ का 20,000 रुपए हमारे सिर पर एम्प्लॉय का कर्जा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो जब आप मार्च की सैलरी को डील करेंगे तो मार्च की सैलरी को ऑन वन हैंड आप लिखेंगे एज एन एक्सपेंस ऑफ मार्च एंड उसके 10,000 जो पे करोगे उसको आप लिखोगे कैश अकाउंट में से आउटफ्लो पेमेंट। इज दैट क्लियर? एनीवेज ये सब चीजें जो हैं हम अभी जैसे ये क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको समझ आएंगी। खैर, सो पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दिस, कैश ट्रांजेक्शन आपको समझ आ गई, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें व्हाट इज टू बी गिवन, व्हाट इज टू बी टेकन इज डन एज पर स्केड्यूल। एज पर स्केड्यूल यानी कि पॉइंट बेस्ड ट्रांजेक्शन में ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन बेस्ड ट्रांजेक्शन में गिव एंड टेक का ड्यूरेशन भी प्रॉपरली कंप्लीट हुआ एज पर स्केड्यूल और उसकी पेमेंट का भी जो स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट भी हुई। तो आपको ट्रांजेक्शंस को एज अ कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन पहचानने में अब दिक्कत होगी नहीं। तो पहला पॉइंट हमारे लिए यह है बेटा कि ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है, ये पहचानना है। एक दूसरी बात, जो ट्रांजेक्शंस होंगी वो या तो होंगी किसी असेट का गिव एंड टेक और उसकी पेमेंट, लायबिलिटी या उसकी पेमेंट, कैपिटल या फिर किसी इनकम गेन एक्सपेंस या लॉस की ट्रांजेक्शन। तो पहली तो बात आपने ये समझनी है अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन करते समय कि इस ट्रांजेक्शन में हमने ट्रांजेक्शन को कैश किया है या क्रेडिट किया है। दूसरी बात ये समझनी है कि ट्रांजेक्शन एक्चुअली हो किस चीज की रही है, किसी असेट का फ्लो हो रहा है, लायबिलिटी का फ्लो हो रहा है, कैपिटल का फ्लो हो रहा है या इनकम गेन एक्सपेंस लॉस, राइट? अब समझने की बात यह है बेटे, यहां पर असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल इन तीन के कॉलम्स तो हमारे पास हैं, बट क्या हमारे पास इनकम का, गेन का, एक्सपेंस का या लॉस का कॉलम है? नहीं है। जब हम जर्नल्स बनाएंगे या लेजर्स बनाएंगे, जब हम जर्नल्स बनाएंगे या लेजर बनाएंगे तो जर्नल और लेजर बनाते टाइम हमारे पास पांचों अकाउंट होंगे, असेट का भी, लायबिलिटी का भी, कैपिटल का भी, इनकम गेन का भी, एक्सपेंस लॉस का भी। बट अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय बेटे हमारे पास केवल तीन ही अकाउंट होंगे, असेट का, कैपिटल का एंड लायबिलिटी का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में डील करते समय हमारे पास कोई भी, इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में डील करते समय हमारे पास कोई भी इनकम गेन एक्सपेंस या लॉस की ट्रांजेक्शन आएगी नहीं, बिल्कुल आएगी। तो हमें इनकम गेन एक्सपेंस और लॉस को एक्चुअली कैपिटल में डील करना है। क्यों? राइट? कभी भी किसी भी चीज को ऐसे एक्सेप्ट मत करो कि ठीक है ऐसे होता है, ये रूल है ठीक है। क्यों? लॉजिक जानो। बिजनेस कौन कर रहा है? ऑनर्स कर रहे हैं। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। बिजनेस जितना पैसा कमाता है किसके लिए? ऑनर के लिए। यदि कोई इनकम या कोई गेन होगा तो ऑनर के कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा कि जैसे कैपिटल के पैसे बिजनेस के सिर पर ऑनर का कर्जा है, वैसे ही जैसे कैपिटल के पैसे बिजनेस के सिर पर ऑनर का कर्जा है, वैसे ही इनकम और गेन के पैसे भी बिजनेस के सिर पर ऑनर का कर्जा है। क्योंकि इनकम और गेन के पैसे भी जो बिजनेस ने कमाया है, इनकम कमाया, गेन कमाया, वो ऑनर को देना है। ओके जी। एक्सपेंस और लॉस भी ऐसे ही हमने ऑनर से लेने हैं। तो जो पैसे, यदि आपको मैंने कोई पैसे देने हैं, आप अगर ऑनर हो, मैं अगर बेस्ट बेकरी हूं, बेस्ट बेकरी को ऑनर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था मैंने आपके नाम से अपने बुक्स में लिख लिया कि आपका मेरे सिर पर इतना कैपिटल का कर्जा है, इनकम गेन आई, तो वो पैसे भी मैं आपके कैपिटल में ऐड करके ये कहना चाहता हूं ना कि इतना कर्जा आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन का इतना था ही,
इनकम और गेन के इतने पैसे और जुड़ के मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, इंक्रीज हो गया, राइज हो गया। ठीक, अब यदि कोई एक्सपेंस या लॉस हो गए तो मैं आपको जो पैसे देने उसमें से पैसे काट लूंगा। मैं ये कहूंगा कि इतने पैसे आपको देने थे जिसमें से एक्सपेंस या लॉस के इतने पैसे कट गए, अब नेट इतने पैसे देने। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय यदि कोई असेट आया या कोई असेट गया, कोई असेट आया या कोई असेट गया, कोई असेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो उसका इफेक्ट हम असेट साइड में उस असेट का कॉलम बना के लिखेंगे। दूसरी चीज, यदि कैपिटल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो वो कैपिटल कॉलम में ऐड या लेस करेंगे। ठीक, यदि कोई लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुई तो उसके लिए लायबिलिटी साइड में हम एक कॉलम बनाएंगे और उसमें उस लायबिलिटी के कॉलम में हम उसका इंक्रीज या डिक्रीज ऐड या लेस करेंगे। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में ये बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर ली। सो अप टू दिस पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमने जो चीजें समझी हैं उसको एक बार रीकैप कर लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानना है। उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फिर हमने पहचानना है एज अ कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब एज अ कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन पहचानते समय हमें यह भी समझना है कि कुछ ट्रांजैक्शंस पॉइंट बेस्ड हैं, कुछ ड्यूरेशन बेस्ड हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमें यह भी समझ लेना है कि ये जो पॉइंट और ड्यूरेशन बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं, ये या तो किसी असेट के गिव एंड टेक की हैं, लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज की हैं, कैपिटल के इंक्रीज डिक्रीज की हैं, या किसी इनकम गेन या किसी एक्सपेंस लॉस की हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय असेट्स के इंक्रीज डिक्रीज के लिए तो हमारे पास असेट साइड है जिसमें हम असेट का कॉलम बनाएंगे। कैपिटल के इंक्रीज डिक्रीज के लिए हमारे पास कैपिटल कॉलम है। लायबिलिटीज के लिए हमारे पास इतना स्पेस है जिसमें हम लायबिलिटीज के लिए अलग अलग कॉलम बनाते जाएंगे, अलग अलग लायबिलिटी के लिए, राइट, और उसके इंक्रीज डिक्रीज को हम वहां पे लिखते जाएंगे। करेक्ट, लेकिन इनकम गेन एक्सपेंस और लॉस के लिए हम कोई कॉलम अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं बनाएंगे, लेकिन जर्नल्स और लेजर्स जब हम बनाएंगे आगे जाके उस वक्त इनकम गेन एक्सपेंस और लॉस के लिए भी सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन होगा। बट अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकम गेन एक्सपेंस लॉस का सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। इनकम और गेन कैपिटल में ऐड होंगे, एक्सपेंस और लॉस कैपिटल में लेस होंगे। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं बेस्ट बेकरी का एक क्वेश्चन, जिसमें हम अज्यूम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इज दैट क्लियर? ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन का जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट है उसमें फर्स्ट कॉलम इज फॉर ट्रांजैक्शंस। यहां पर स्पेस की कमी होने के कारण मैंने इसको बिल्कुल छोटा सा रखा है, राइट। दूसरा कॉलम है असेट्स का। यहां पर हमने जितने भी असेट्स आएंगे हर एक असेट के लिए सेपरेट कॉलम बनाना है, हर एक असेट के लिए सेपरेट कॉलम बनाना है। कैपिटल का तो खाली एक ही कॉलम रहेगा और लायबिलिटीज के लिए भी जितनी लायबिलिटीज आएंगी उनके लिए सेपरेट कॉलम बनाना है, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेस्ट बेकरी का एग्जांपल। चलिए सबसे पहला काम आपने क्या किया था, आपने 5 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट करके बेस्ट बेकरी स्टार्ट, फाइन। तो उसके लिए आप यहां पे लिखेंगे ट्रांजैक्शन कमेंस्ड बिजनेस। ये बिल्कुल बारीक बारीक मैंने लिखा है, हो सकता है कि विजिबिलिटी ना हो, तो आप प्लीज इस चीज के लिए चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर स्पेस कम है तो मुझे थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना होगा। मैं साथ के साथ इन ट्रांजैक्शंस को वर्बली बोल रहा हूं, एंड इट इज अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज नोट डाउन। बेशक मेरी वीडियो को पॉज कर करके इन ट्रांजैक्शंस को नोट कर लीजिए। सो पहली ट्रांजैक्शन कमेंस्ड बिजनेस विथ ₹5 लाख, राइट। चलिए आपने बेस्ट बेकरी स्टार्ट की। अब इस ट्रांजैक्शन को आप ऑब्जर्व करिए बिजनेस यानी बेस्ट बेकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
बेस्ट बेकरी को आपसे 5 लाख रुपए रिसीव हुए, यानी बेस्ट बेकरी के कैश अकाउंट में 5 लाख रुपए आए। ठीक, कैश बेस्ट बेकरी का असेट है, तो आप असेट्स में एक कॉलम बनाएंगे, कैश कॉलम, इसमें ऐड करेंगे 5 लाख रुपए। ठीक, अब ये जो 5 लाख रुपए आपके पास यानी बेस्ट बेकरी पास आए, बेस्ट बेकरी को जो ये 5 लाख रुपए मिले बेटे, इसके बदले बेस्ट बेकरी की जेब से गया क्या? कुछ नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वेयर यू आर जस्ट रिसीविंग समथिंग नॉट गिविंग। देना फ्यूचर डेट के लिए पेंडिंग है, या यू आर गिविंग समथिंग बट नॉट रिसीविंग, लेना फ्यूचर डेट के लिए पेंडिंग है। गिव एंड टेक दोनों टास्क एट ए टाइम नहीं हो रहे। ऑनर बिजनेस को 5 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन बिजनेस ऑनर को फिलहाल कुछ नहीं दे रहा, तो इट मींस बिजनेस के सिर पर ऑनर का कर्जा चढ़ गया। अच्छा जी, अगर बिजनेस के सिर पे ऑनर का कर्जा चढ़ गया तो यानी कि कैपिटल इज इंक्रीज, तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल, इसमें लिख देंगे 5 लाख रुपए। ठीक है बेटे, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद आपको नेट टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए, लेकिन आगे जैसे जैसे हम एक एक ट्रांजेक्शन करते जाएंगे नेट टोटल करेंगे। चलिए मैं आपको आगे आगे करके दिखाता हूं। पहली ट्रांजेक्शन में आप देखें क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रही है। असेट्स 5 लाख रुपए हैं टोटल, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का टोटल भी 5 लाख है। असेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, अकाउंटिंग इक्वेशन जस्टिफाइड। दूसरी ट्रांजेक्शन एज्यूम करते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन में आपने क्या किया था, आपके पापा ने आपको 10 लाख रुपए कर्ज दी, जिसमें 6 लाख रुपए आपको लैंड एंड बिल्डिंग, बेस्ट बेकरी के लिए लैंड एंड बिल्डिंग खरीद के दी, और 4 लाख रुपए का उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, यानी फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, यही था। चलिए जी, अब इस ट्रांजैक्शन को देखें तो इस ट्रांजैक्शन में आप इसको अगेन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बेस्ट बेकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी, बेस्ट बेकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या आया क्या गया। बेस्ट बेकरी को 6 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग मिली। लैंड एंड बिल्डिंग इज एन असेट फॉर बेस्ट बेकरी। ठीक है जी, इट इज इंक्रीज्ड। यहां पर एक कॉलम और ओपन कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें पहली ट्रांजैक्शन के टाइम पर तो कुछ नहीं था, लेकिन दूसरी ट्रांजैक्शन के टाइम पर इसमें 6 लाख रुपए आ गए। करेक्ट। इसके अलावा बिजनेस को लैंड एंड बिल्डिंग में, लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा फर्नीचर्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, FFF, फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग, दूसरा सेट ये मिला। चलिए जी, ये कितने का मिला, ये मिला। इसको मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, यहां पे ही कवर हो जाए। दिस इज ऑल्सो नॉट विजिबल प्रॉपरली नाउ। ठीक है जी, 6 लाख और 4 लाख, कोई कंफ्यूजन बेटा? ठीक, चलिए अब बेस्ट बेकरी के पास ये 10 लाख रुपए के दो असेट, 6 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग, 4 लाख का फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग, दो असेट आए। गया क्या? कुछ नहीं। इट मींस 6 लाख और 4 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग तो बेस्ट बेकरी को मिल गया, बट बेस्ट बेकरी के पास से गया कुछ भी नहीं। यदि बेस्ट बेकरी के पास से गया कुछ भी नहीं तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है ट्रांसएक्शन, गिव एंड टेक। बिजनेस हैज टेकन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग। देना बाकी है। किसको देना है? फादर को। क्या देना है? लोन। फादर का, यानी आपके फादर का बिजनेस के सिर पर ये 10 लाख रुपया कर्जा चढ़ा, तो वो एक लायबिलिटी है। तो हम लायबिलिटीज में एक कॉलम बनाएंगे, फादर्स लोन, जिसमें पहली ट्रांजैक्शन में तो कुछ नहीं था, लेकिन सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद यहां पर 10 लाख रुपए का कर्जा आ गया।
ठीक है बेटा। अब जैसे ही आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो साथ के साथ ही आप उस ट्रांजेक्शन के साथ ही यहां पर नई अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। नई अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपके पास कैश अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं बच्चे, आपके लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं बच्चे, और आपके फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं, ठीक। और आपके कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, और आपके फादर्स लोन अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अगली ट्रांजैक्शन क्या की थी आपने। आपका एक फ्रेंड था जिसका हमने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया था थ्योरी डिस्कस करते समय अकाउंटिंग क्वेश्चन की, कि जिसके पास एजेंसी थी जो नेस्ले या और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो बेकरी में सामान बेचा जाता है ब्रांडेड सामान, उसका सप्लायर है। उसने आपको एक 10 लाख रुपीस का स्टॉक सेंड किया था, 10 लाख रुपए का सामान उसने आपको दिया था, करेक्ट। चलिए अब आपको आपके दोस्त ने 10 लाख रुपए का सामान दिया, जिसमें खाने पीने का सामान जो आप बेचोगे अपनी बेकरी में। यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिजनेस में या तो आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हो या फिर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड सामान को प्रोक्योर करते हो और बेच के पैसे कमाते हो, ठीक है। तो एक फ्रेंड है जिसने आपको 10 लाख रुपए का सामान दिया, जो आपके बेकरी में आपने रखा, जिसको आप बेचते हो, जिसमें ब्रांडेड बिस्किट, मैगी, सॉसेस, चॉकलेट्स, राइट, और जो भी बहुत सारे सामान होते हैं, कोक, पेप्सी वगैरह वगैरह, है ना। तो सामान उसने आपको दे दिया। तो अब ये 10 लाख रुपए का सामान जो उसने आपको दिया, उसने अभी आपसे पैसे नहीं लिए। उसने कहा कि सामान ले लो, पैसे बाद में दे देना, ठीक। कमा के आपने उसको थोड़े थोड़े करके पैसे लौटाने। तो आज की डेट में बेस्ट बेकरी के लिए 10 लाख रुपए का जो तुम्हारे पास सामान आया वो क्या है। मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई भी चीज जिसको हम कंजम्पशन के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए नहीं खरीद रहे, जिसको हम बेच के पैसे कमाने के लिए अक्वायर कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे लिए गुड्स, कमोडिटी, मर्केंडाइज, राइट। तो बेस्ट बेकरी के लिए वो सामान जो आपके फ्रेंड ने आपको उधार दिया, वो आपके लिए असेट है। लेकिन कौन सा असेट है? ये है आपके लिए स्टॉक या इन्वेंट्री या कमोडिटी या गुड्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टॉक अकाउंट नया ओपन कर देते हैं, जिसमें पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में तो कुछ नहीं था। इस इक्वेशन में इसमें 10 लाख रुपए के आर्टिकल्स आए हैं, राइट। चलिए अब ये जो 10 लाख रुपए के आर्टिकल्स बेटे इस ट्रांजैक्शन में आपके पास आए, इन 10 लाख रुपए के आर्टिकल्स को आपने रिसीव किया, ठीक, आपके पास आए, इसके पैसे अभी नहीं गए, जाने बाकी हैं। यानी कि आपने किसी को ये 10 लाख रुपए देने हैं, आपका वो फ्रेंड, राइट। तो उसको आपको उसका यदि कोई नाम दिया गया हो कि आपने जतिन से या मैसेज बिरला ट्रेडर्स से कोई नाम दिया हो, तो उसके लिए अलग यहां पर उसके नाम से कॉलम ओपन कर दो, ठीक। लेकिन यदि नाम नहीं भी दिया तो आप वहां पर ये लिख सकते हो क्रेडिटर फॉर गुड्स। क्या लिख सकते हो? क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो आपका क्रेडिटर है। क्यों क्रेडिटर है? क्योंकि उसने आपको गुड्स दी। तो आप क्रेडिटर फॉर गुड्स कह दोगे या सिंपल क्रेडिटर वर्ड भी कह दोगे तो उसका मतलब यही निकलेगा कि वो गुड्स का क्रेडिटर है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लायबिलिटीज में एक नया कॉलम बनाएंगे, क्रेडिटर्स कॉलम। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CRS डॉट, मतलब क्रेडिटर्स, ठीक है जी। पहले ये मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं। यहाँ पर इसमें हमारे सिर पर 10 लाख रुपए का कर्जा आ गया, करेक्ट।
चलिए, इसके अलावा एक और फ्रेंड भी था, उस फ्रेंड ने भी आपको 10 लाख रुपए का सामान दिया था, लेकिन उसमें 6 लाख रुपए का रेफ्रिजरेटर था, है ना, राइट, और 4 लाख रुपए का उसमें आपको बेकरी प्रोडक्ट्स फ्रोजन प्रोडक्ट दिया था, जिसमें आइसक्रीम्स और फ्रोजन फूड जो होता है और बटर, ये सब जो होते हैं, ठीक है, ये सारा सामान उसने दिया था। तो 10 लाख रुपए का वो भी आपके सिर पर कर्जा चढ़ा। फाइन, अब हम एक काम करते हैं, उसका नाम बना देते हैं। तो आपको जिसका नाम ना दिया हो उसको कैसे डील करना है, क्रेडिटर्स में डील कर देना है। और यदि किसी का नाम दिया हो, फाइन, तो अविनाश कोल्ड या अविनाश फ्रोजन फूड एजेंसीज, राइट, या अविनाश फ्रोजन फूड्स, वो आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपको 10 लाख रुपए में क्या दिया जी, 6 लाख रुपए का तो रेफ्रिजरेटर, आपकी बेकरी के लिए जो सारा सामान रखने के लिए रेफ्रिजरेटर्स चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर्स चाहिए, आइसक्रीम रखने के लिए, फ्रोजन फूड रखने के लिए, तो बड़े सारे रेफ्रिजरेटर दिए 6 लाख रुपए के, ओके जी, और 4 लाख रुपए का उसमें उसने सामान दिया। तो आपके पास दो चीजें आई, स्टॉक में आया, यहां पर इस ट्रांजेक्शन के बाद, सॉरी मैं एक चीज आपको दोबारा समझा देता हूं पहले, इस ट्रांजेक्शन के बाद यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बनाएंगे, 5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 10 लाख प्लस 10 लाख। तो इसके बाद अविनाश फ्रोजन फूड्स ने आपको 10 लाख रुपए का जो सामान दिया, उसमें बेटे 4 लाख रुपए का स्टॉक आया आपके लिए, और 6 लाख रुपए का एक नया असेट आया, जो पहली ट्रांजेक्शन में तो नहीं था, लेकिन यहां पर एक नया असेट आ गया 6 लाख रुपए का, रेफ्रिजरेटर्स। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ठीक है जी। अब ये 6 और 4 10 लाख रुपए का जो सामान आपके पास आया, क्या इसके आपने पैसे दे दिए? नहीं। यदि आपने इसके पैसे नहीं दिए तो यहां पर अविनाश फ्रोजन फूड्स, उसके नाम का एक क्रेडिटर कॉलम बना दिया, जिसमें हमने 10 लाख रुपए ऐड कर दिए। इस ट्रांजैक्शन के बाद हमने फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास कैश है 5 लाख रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग है 6 लाख रुपए, फर्नीचर फिक्सचर्स एंड फिटिंग है 4 लाख रुपए, स्टॉक अब हमारे पास हो गया 14 लैक्स, और रेफ्रिजरेटर हो गया 6 लाख, कैपिटल है 5 लाख, फादर्स लोन है 10 लैक्स, क्रेडिटर्स का लाइबिलिटी है 10 लैक्स, और अविनाश फ्रोजन फूड्स की लाइबिलिटी है 10 लैक्स। अब इनका टोटल कीजिए, 10, 20, 30 और 5 35 लाख, और इधर भी देखिए 14 and 6 20, 20 and 10 30 and 5 35 लैक्स। अकाउंटिंग इक्वेशन जस्टिफाइड। तो बेटा ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो मैंने आपको, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त आपको समझाई थी। अब इन सब ट्रांजैक्शंस को मैंने 1 by 1 अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रैक्टिकली कैसे एंटर करना है वो लिख कर दिखाया। इसके अलावा मैंने आपको फिर समझाया था कि अब अकाउंटिंग इक्वेशन में जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो कितने टाइप की होती है, वो या तो किसी असेट की, किसी लायबिलिटी की, किसी इनकम गेन की, किसी एक्सपेंस लॉस की, या कैपिटल के इंक्रीज डिक्रीज को डिनोट करती है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कैश इंक्रीज यानी असेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, है ना। तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज हैं इनको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इस तरीके से लिखते जाते हैं, और हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद
हम फ्रेश अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करते हैं। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन में अब तक की सारी ट्रांजेक्शंस को लेट मी रिपीट वंस अगेन बेटा, जो ट्रांजेक्शंस मैं बोलता जा रहा हूं उनको आप साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे, क्योंकि यहां पर मेरे पास बेटे स्पेस नहीं है, अदरवाइज मुझे यहां पर ट्रांजेक्शंस नोट करनी होती है, राइट। यहां पर ट्रांजेक्शंस को नोट करना है और नोट करने के बाद यहां पर मैंने अकाउंट मेंटेन करने हैं, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन करनी है, ठीक है। लेकिन बोर्ड के ऊपर स्पेस इतना नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी जो मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं बेस्ट बेकरी का, यहां पर आप देख रहे हो कि खाली 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 ट्रांजेक्शंस लिखते लिखते ही इतनी सी ट्रांजेक्शन 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन 4-5 ट्रांजेक्शन लिखते लिखते ही ऑलमोस्ट सारा बोर्ड कवर हो गया, ठीक है। तो बच्चे मुझे यहां पर बहुत सारी ट्रांजेक्शंस करानी है, ठीक। तो इसके लिए व्हाट आई एम डूइंग, मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रांजेक्शंस करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये अकाउंटिंग इक्वेशन एक लेवल तक करवाने के बाद फिर मैं वहीं पर इसको रोक दूंगा, फिर उस अकाउंटिंग इक्वेशन को टॉप पर लेके वहां से फिर कंटिन्यू आगे एंट्रियां करवाऊंगा। तो आपको इसलिए बेटे साथ के साथ सारी की सारी ट्रांजेक्शंस को लिख लेना है और अपनी फेयर नोटबुक में इस पूरे क्वेश्चन को सिंगल क्वेश्चन की तरह नोट करना है फेयर नोटबुक में। और वो भी कैसे करना है वो भी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। एक फेयर नोटबुक के ऊपर मैं लिख कर वीडियो में शो करूंगा कि बेटे आपने इसको करना कैसे है। इज दैट क्लियर? डोंट वरी, अभी आप केवल क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। फेयरली आपने अपनी नोटबुक में अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी कैसे, दैट इवन आई विल शो यू इन अनदर वीडियो। फाइन। तो नोटबुक में अकाउंट्स मेंटेन करने का तरीका मैं नोटबुक में ही अकाउंट बना के दिखाऊंगा एंड आई विल शो यू, डोंट वरी। तो अब हम आगे चलते हैं इस ट्रांजेक्शन में। अब हमने 1 बाय 1 पहले कुछ ट्रांजेक्शन असेट्स की, लायबिलिटी की, कैपिटल की। चलिए कैपिटल की तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन ही क्रेडिट होती है, राइट। लायबिलिटी की भी सारी की सारी ट्रांजेक्शन हमेशा ही क्रेडिट होती है। असेट की ट्रांजेक्शन कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ असेट्स की कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस डील करते हैं, राइट। अच्छा, इसमें अभी आपको शायद पता है कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंडिया में जीएसटी अप्लाई कर दी गई है। तो यानी कि आप कुछ भी खरीदोगे, बेचोगे, उसके ऊपर जीएसटी भी इंप्लीमेंट हो सकती है, राइट। तो जीएसटी यदि इंप्लीमेंट हो रही है तो उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे डील करना है उसके विषय में भी हम बात करेंगे, ठीक। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के, वो हम कर रहे हैं विदाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैं जीएसटी वाले क्वेश्चन सेपरेटली डील करवाऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के विदाउट जीएसटी करवा दूंगा, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन में विद जीएसटी करवाऊंगा। और वो क्वेश्चंस जो हैं उससे पहले मुझे जीएसटी के ऊपर भी आपको एक लेक्चर अलग से देना होगा, ठीक है। तो आप उसके लिए घबराइए मत, फिलहाल हम आगे की बात करते हैं। तो अभी जीएसटी के बिना की ट्रांजेक्शन्स मैं यहां पर अज्यूम करके डील कर रहा हूं। चलिए जी, अब आपकी बेस्ट बेकरी स्टार्ट हो गई। बेस्ट बेकरी के पास स्टॉक आ गया, बेस्ट बेकरी के पास सारे असेट्स आ गए, बेस्ट बेकरी को आपने कैपिटल की इन्वेस्टमेंट दे दिया, बेस्ट बेकरी रेडी हो गई। लेट्स से बेस्ट बेकरी ने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। बेस्ट बेकरी ने लेट्स से 10,000 की कॉस्ट की जो गुड्स है उनको 12,500 रुपए में सेल कर दिया, ठीक। यानी कि आपके पास यहां पर स्टॉक में जो गुड्स पड़ी हैं इनमें से 10,000 रुपए की गुड्स आपने सेल की। और जब इनको सेल किया, डेफिनेटली आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, आप सामान खरीदते हैं, उसको बेचते हैं और बेचने में आप उसको प्रॉफिट पर बेचते हैं। तो सेम व्हाट यू हैव आल्सो डन। आपने 10,000 रुपए की कॉस्ट, जिन गुड्स को आपने 10,000 रुपए में अक्वायर किया था या प्रोक्योर किया था, उनको आपने 12,500 रुपए में बेच दिया। सो ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज
12,500 कॉस्टिंग 10,000। अब मैं सेंटेंस दोबारा बोल रहा हूं, इसको आप प्लीज नोट कर लें। सोल्ड गुड्स फॉर ₹12,500 कॉस्टिंग ₹10,000। चलिए अब इस ट्रांजेक्शन में बेटे मैंने ट्रांजेक्शन बता दी कि हमने 12,500 रुपए में 10,000 कॉस्ट की गुड्स सेल कर दी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है। तो अब यहां पर मैंने ये तो बता दिया कि आपके पास से 10,000 रुपए की गुड्स जा रही हैं, एक ये भी बता दिया कि 12,500 रुपए इसके मिलने हैं या मिल चुके हैं, ये नहीं बताया। आपको गुड्स देके उसके पैसे मिले या नहीं मिले, ये नहीं बताया। अगर मैंने कहा होता कैश रिसीव्ड फॉर गुड्स सोल्ड फॉर 12,500 कॉस्टिंग 10,000, राइट। अगर मैं ये कहूं कि कैश रिसीव्ड फॉर गुड्स सोल्ड फॉर 12,500 कॉस्टिंग 10,000, फिर बात ये होती कि हाँ मैंने बता दिया कि आपने गुड्स 10,000 रुपए की दे दी और 12,500 रुपए कैश ले लिया, ठीक। लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ इतना बताया कि आपने 12,500 रुपए में 10,000 रुपए की कॉस्ट की गुड्स सेल करी, सेल करके उसके पैसे आपको मिले या नहीं मिले ये नहीं पता, फाइन। तो इसके लिए अपने अपने नोटबुक्स ओपन कर लीजिए और उसके ऊपर ये पहचान फिक्स नोट कर लीजिए। जब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन दी जाती है और उसमें जब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन दी जाती है और उसमें यानी कि उसकी जो स्टेटमेंट दी जाती है ट्रांजैक्शन की, जैसे मैंने अभी स्टेटमेंट दी गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर 12,500 या गुड्स सोल्ड फॉर 12,500 कॉस्टिंग ₹10,000, राइट। मैंने एक स्टेटमेंट दी ट्रांजैक्शन। इस स्टेटमेंट में यदि मैंने पर्टिकुलर आर्टिकल चाहे वो गुड्स हो असेट्स हो उनके गिव एंड टेक की इंफॉर्मेशन तो डिलीवर की, लेकिन ये ट्रांजैक्शन मैंने किस पार्टी के साथ की उस पार्टी का नाम नहीं दिया, राइट। क्योंकि जब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे बेटा वो उसके लिए सामने हमारे साथ कोई ना कोई पार्टी होती है जो डील करती है। चलिए पहली ट्रांजैक्शन, बेस्ट बेकरी को 5 लाख रुपए मिले, वहां पे दो पार्टीज हैं, बेस्ट बेकरी और आप ऑनर। बेस्ट बेकरी को 6 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग और 4 लाख रुपए का फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग मिला, वहां पे भी दो पार्टीज थी, बेस्ट बेकरी और फादर, राइट। आप हर एक ट्रांजैक्शन किसी पार्टी के साथ करते हो, कोई ना कोई पार्टी होती है जिसके साथ आप वो गिव एंड टेक कर रहे हो, राइट। अब अगर मैंने ट्रांजैक्शन दी है और उसमें पार्टी का नाम, जिस पार्टी के साथ मैं डील कर रहा हूं उसका नाम नहीं दिया, इफ ट्रांजैक्शन इज गिवन बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड दैट दिस डील इज डन विद whom, उस पार्टी का नाम गिवन नहीं है और ना ही ये बताया है कि पेमेंट इज गिवन और टेकन कैश और नॉट, ठीक। ओके, तो इतनी डिस्कशन से 3 पॉइंट निकल के सामने है बेटा, यानी कि ट्रांजैक्शन में 3 चीजें बताई होती हैं। ट्रांजैक्शन किस चीज की हो रही है, क्या आ रहा क्या जा रहा है, वो किस पार्टी के साथ हो रही है, उस पार्टी का नाम, और तीसरा उसका मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जो आ रहा है उसकी पेमेंट जा रही है या जो जा रहा है उसकी पेमेंट आ रही है, राइट। तो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि वेदर पेमेंट इज रिसीव्ड और गिवन इन कैश, राइट, और मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट, या तो ये मेंशन किया हो। दूसरी क्या चीज मेंशन की होती है, पार्टी का नाम, और तीसरी चीज ट्रांजैक्शन मेंशन की होती है। अब यहां पर ट्रांजैक्शन हो रही है किस चीज की जी, गुड्स की। क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, गुड्स सेल की जा रही है, 10,000 रुपए की गुड्स 12,500 रुपए में बेची जा रही है, ठीक है जी। अब ये ट्रांजैक्शन बताई गई है, जस्ट यहां पर मैंने केवल ट्रांजैक्शन बताई है, मोड बताया कि पेमेंट इज रिसीव्ड और नॉट नहीं, पार्टी का नाम बताया, किस पार्टी के साथ डील कर रहे हैं नहीं। तो अब
ये रूल आप अपनी नोटबुक में नोट करके रख दीजिए। पहला, इफ ओनली ट्रांजेक्शन गिवन, ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज कैश। इफ ओनली ट्रांजेक्शन इज गिवन, ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज कैश। मतलब हम ये मानेंगे कि इस ट्रांजेक्शन में जो देना है दे दिया, जो लेना है ले लिया। यानी कि सर्टन गुड्स या सर्विसेज, सर्टन आर्टिकल्स आर गिवन एंड देयर पेमेंट इज टेकन, और certain goods or services or articles are taken and their payment is given if only transaction is given। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ट्रांजेक्शन गिवन है, we will assume कि it is always cash, मतलब जो देना है दे दिया, जो लेना है ले लिया। और यदि ट्रांजेक्शन इज गिवन विद नेम ऑफ पार्टी, ट्रांजेक्शन इज गिवन विद नेम ऑफ पार्टी बट मोड इज नॉट मेंशन। चलिए मैं एग्जाम्पल बोलता हूं। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड टू मिस्टर जयंत अग्रवाल फॉर ₹12,500। अब यहां पर मैंने इंफॉर्मेशन जो दी है उसमें दो इंफॉर्मेशन दी। एक, ट्रांजेक्शन किस चीज की हो रही है, 10,000 की गुड्स 12,500 में जा रही है। दूसरा, पार्टी का नाम जयंत अग्रवाल मेंशन कर दिया, ठीक। लेकिन तीसरी चीज मोड, पेमेंट इज गिवन टेकन इन कैश और क्रेडिट, ये मेंशन नहीं किया। तो व्हेन ट्रांजेक्शन इज गिवन विद नेम ऑफ पार्टी, दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, व्हेन ट्रांजेक्शन इज गिवन विद नेम ऑफ पार्टी, ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज क्रेडिट। व्हेन ट्रांजेक्शन इज गिवन विद नेम ऑफ पार्टी, ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज क्रेडिट। अब बात करते हैं तीसरी, व्हेन मोड इज मेंशन्ड। अब बच्चे, मोड अगर मेंशन किया गया ना ट्रांजैक्शन का, यानी कि पेमेंट का मोड, पेमेंट का मोड मतलब कि जो दिया है उसकी पेमेंट आ गई या नहीं आई, जो लिया है उसकी पेमेंट दे दी या नहीं दी, अगर उसके बारे में क्लैरिटी से क्वेश्चन में बताया गया है तो पार्टी का नाम गिवन है या नहीं गिवन, इट इज इररिस्पेक्टिव। बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हेन mode of transaction is clearly specified, when mode of transaction is clearly specified, then it is absolutely irrespective. When mode of transaction is specified, then it is absolutely irrespective that name of party is specified or not, right? जो मोड मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन डील की जाएगी। अब देखिए कैसे, इसके दोनों एग्जांपल में बोलता हूं। पहला, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर कैश टू जयंत अग्रवाल। अब यहां पर जयंत अग्रवाल पार्टी का नाम दिया है, ठीक। चलिए, और जयंत अग्रवाल का नाम मेंशन करने के साथ साथ मोड बता दिया फॉर कैश, ठीक। तो ट्रांजैक्शन कैश है, मतलब गुड्स हमने दे दी और कैश पेमेंट ले ली, ठीक है जी। और यदि ट्रांजैक्शन ऐसे मेंशन की गई है, goods costing ₹10,000 sold for 12,500 on credit to Mr. जयंत अग्रवाल। अगेन मोड मेंशन कर रहा है कि इट इज ऑन क्रेडिट, तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब कि हमारे पास से गुड्स चली गई कितने की, 10,000 रुपए की, कितने में, 12,500 रुपए में। तो यानी कि जयंत अग्रवाल से 12,500 रुपए लेने हैं, तो जयंत अग्रवाल इज योर डेटर हियर। मैंने आपको बताया था यदि आप किसी को उधार देते हो तो वो कौन है, आपका डेटर, और यदि किसी से उधार लेते हो तो वो आपका क्रेडिटर, करेक्ट। चलिए, तो मोड मेंशन्ड है तो बेटा इररिस्पेक्टिव, पार्टी का नाम गिवन है चाहे नहीं। ट्रांजैक्शन को अकॉर्डिंग टू मोड हम डिसाइड करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब इस ट्रांजैक्शन को जो मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने यहां पर मोड मेंशन किया था, बिल्कुल नहीं। मैंने पार्टी का नाम मेंशन किया था, बिल्कुल नहीं। ये ट्रांजैक्शन मैंने क्लियर दी थी, गुड्स सोल्ड फॉर ₹12,500 कॉस्टिंग 10,000।
ठीक, तो अब बेस्ट बेकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए। बेस्ट बेकरी के पास से गया क्या, 10,000 रुपए के स्टॉक्स, तो आप इस ट्रांजेक्शन में यहां से माइनस कर देंगे 10,000 रुपए का स्टॉक। अब बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय जिन अमाउंट्स को तो आप ऐड कर रहे हो उनको तो ओपन छोड़ोगे, ठीक, लेकिन जो नेगेटिव है ना, माइनस हो रही है, उनको आप ब्रैकेट में डाल दोगे। फिगर इन ब्रैकेट्स आर नेगेटिव। 10,000 रुपए आपका स्टॉक कम हो गया, आपके पास से 14 लाख में से 10,000 रुपए का स्टॉक चला गया, अब आपके पास बचा 13,90,000 रुपए का स्टॉक, ठीक। चलिए 10,000 का जो स्टॉक आपके पास से गया, उसके बदले अगर मैंने मोड भी मेंशन नहीं किया, अगर मैंने पार्टी का नाम भी मेंशन नहीं किया, तो इट मीन्स इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। इफ इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन तो इसमें हमने लेना क्या था, 12,500 रुपए नगद। चलिए अब हमारे पास 12,500 रुपए आ गए, ये इसमें ऐड हो गए। चलिए कैश 12,500 रुपए में इंक्रीज हुआ। अब देखिए आपके पास से गया 10,000, आया 12,500, इट मीन्स 2,500 का आपको गेन। ओके, यानी कि इस ट्रांजेक्शन में 3 एस्पेक्ट हैं बेस्ट बेकरी के लिए ऑब्जर्व करने वाले। एक एस्पेक्ट ये है कि बेस्ट बेकरी के पास से 10,000 रुपए का स्टॉक गया, बेस्ट बेकरी के पास 12,500 रुपए का कैश आया, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस 2,500 का प्रॉफिट भी हुआ है। अच्छा, क्या हम इनकम गेन एक्सपेंस लॉस इनके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई कॉलम मेंटेन करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इनकम गेन एक्सपेंस लॉस का क्या डील है, इनकम या गेन कैपिटल में ऐड, एक्सपेंस या लॉस कैपिटल में लेस। तो अब यहां पर 2,500 रुपीज आपका गेन है, उसे आप कैपिटल में ऐड करेंगे, ठीक है जी। चलिए ये ट्रांजेक्शन यहां पे कंप्लीट करने के बाद देखें हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हुई या नहीं। ये हो गया 5,12,500, ये हो गया 6 lakhs, ये हो गया 4 lakhs, ये हो गया 13 lakh, सॉरी 13,90,000 एंड 6 lakhs। यहां पर हो गए 5,02,500 रुपीज, 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs। देखिए जरा 10, 20, 30 और 5 35,02,500 रुपीज इधर का टोटल है। क्या इधर का टोटल भी 35,02,500 है? चेक करें, चलिए करते हैं जी। 6 लाख और 13,90,000 कितना हो गया? 19,90,000। 19 लाख और 4 23 एंड 6 29 13 and 6 19 and 4 23 and 6 29 and 5 34, ठीक है जी, 34 लाख एंड 12,500 रुपीज। इज दैट क्लियर? और इधर 1 sec 5 and 6 11 and 4 15 and 13 15 and 3। सो ये हो गया 34 lakhs, राइट? 34 lakhs 90,000 and 12,500। 34 lakh 90,000 and 10,000 35 lakhs and 2,500। दोनों साइड का टोटल हो गया बेटा टैली 35 lakhs 2,500। तो बच्चे जब भी आप इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे, राइट, इज दैट क्लियर? तो इसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन ऑटोमेटिकली टैली होता जाएगा। नाउ क्योंकि बेटा वीडियोस बहुत लंबी लंबी हो रही हैं, तो आज हम इस वीडियो में केवल यहीं तक कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आगे हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, राइट? सो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेटा लगभग हम 8 या 10 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन
जो मैं डील करूंगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 20 ट्रांजेक्शंस, करेक्ट। 20-25 ट्रांजेक्शन का एक लंबा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं केवल एक लंबा क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल किसी भी बुक में से रेडी क्वेश्चंस दूंगा या एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस उठा लूंगा, राइट। क्योंकि बेटे टेक्निकली आपकी बुक में जो क्वेश्चन आते हैं वो 8-10 या 6-8-10 इतनी ही ट्रांजेक्शन्स के होते हैं। वहां पर एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 20-25-30 ऐसी नहीं होती, बट मुझे आपको अलग अलग कैटेगरी की ट्रांजेक्शन्स को समझाना है। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू डू व्हाट, मैं आपके लिए फिलहाल हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, उनके ऊपर एटलीस्ट एक एग्जांपल डाल रहा हूं। फाइन। सो अभी हम करीबन 20-25-30 एंट्रियों का एक क्वेश्चन पहला वाला करेंगे जो थोड़ा लंबा जाएगा। यहां तक हमने ये नोट कर लिया है, इसको प्लीज आप अपनी नोटबुक में क्लियरली नोट कर लेंगे, लेकिन उसमें नोट करने के लिए भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इतना सा आप जैसे मैंने लिखा है एज इट इज आप नोट कर लीजिए। फाइन। फिर नोटबुक में कैसे करना है दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन अ नोटबुक ओनली। नोटबुक फॉर्मेट में ही आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि नोटबुक में आपने अकाउंटेंसी के लिए किस तरीके से कॉलम्स बनाने, किस तरीके से फॉर्मेट बनाने, किस तरीके से चीजों को लिखना है। फाइन। अच्छा, एक बात, इसके बाद आपने जो 10, 12, 15 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करने हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन के अलग अलग बुक्स में से, जिनमें हर कैटेगरी कवर हो गए, लेकिन हर एक कैटेगरी को कवर करते करते वो 15-20 क्वेश्चन भी आपने जैसे डील कर लिए, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन के ऊपर उसके बाद किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, इट विल बी डैम इजी। एंड मार्क माई वर्ड्स, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी कहा है कि अकाउंटेंसी इज एज इजी एज 2 + 2 4। ओके, गुड लक बेटा, थैंक यू।